हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे मैं आपके लिए करता हूं एनसीईआरटी से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, हर एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ जो आपको काम में आता है आपके स्कूल एग्जाम में, जेईई एग्जाम में और नीट एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी के कंसेप्ट सर्वोपरि है। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आने वाले 2 साल में, वो सारे एनसीईआरटी के कंसेप्ट से ही रिलेटेड होते हैं। साथ में हर एक लेक्चर के बाद मैं प्रोवाइड करता हूं आपको उस लेक्चर का कलरफुल नोट्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप नोट को एक्सेस कर सकते हो और जब चाहो जहां चाहो अपने कन्वीनियंस से आप उन नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। बच्चा लोग, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में बताइए आप ये वीडियो कौन से सिटी में बैठ के देख रहे हो, ताकि हमारे जैसे छोटे छोटे क्रिएटर्स को थोड़ा आइडिया मिले कि हमारी रीच कहां तक है। चलिए बच्चे, ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री। आई नो मैं लेट हूं, बट कोई बात नहीं, स्कूल एग्जाम अभी आने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। ओके, तो वहां पे आपको ये बहुत काम में आने वाला है एंड आई प्रॉमिस यू, ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहने वाला है, नॉट अ सिंगल डाउट, क्योंकि हम सारी चीजों को बहुत बारीकी से सीखने वाले हैं। चलिए बच्चा, शुरू करते हैं क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर यूजुअली आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है इसका मोल कंसेप्ट, दूसरा पार्ट है स्टोइकियोमेट्री, तीसरा पार्ट है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के टर्म्स। मोल कंसेप्ट, स्टोइकियोमेट्री एंड सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स, तो 3 पार्ट में आपको ये चैप्टर बच्चा सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना एनसीईआरटी में से एक एक मार्क के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ऐसा है कि देयर आर सर्टेन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहाँ यूज होती है। सो बच्चा, आप अपने आजू बाजू जो चीजें देख सकते हो ना, वो सारी कुछ ना कुछ केमिकल के प्रोडक्ट्स है, वो किसी ना किसी केमिकल से बनाया गया है। आप अपने आजू बाजू में कुछ भी देख लो, राइट। तो केमिस्ट्री बेटा हर जगह पे एप्लीकेबल है। और जो इंपॉर्टेंट आपको यूजेस दिए हैं एनसीईआरटी में, वो दिए हुए हैं दवाइयों में केमिस्ट्री कहाँ यूजफुल है। वैसे सारी ही दवाइयां एक टाइप का केमिकल ही होती हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखने बेटा, जैसे कि सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये दोनों दवाइयां यूज होती है कैंसर थेरापी में। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल यूज होता है कैंसर थेरापी में। और एक दवाई का नाम है AZT, एजिडोथायमिडीन, AZT, एजिडोथायमिडीन। ये यूज होता है बेटा HIV या एड्स के पेशेंट्स के लिए। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। कैंसर की दवाइयों का नाम सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, एड्स की दवाई का नाम है AZT, एजिडोथायमिडीन। चलो बेटा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। सो बेटा, आपने पढ़ा होगा मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ऐसी कोई भी चीज है जिसको मास हो और जिसको जगह चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैटर, राइट। चलिए, हमें 2 चीजें पढ़नी है बेटा, एक पढ़ना है मैटर के स्टेट और दूसरा हमें पढ़ना है मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर के स्टेट में देयर इज नो इंपॉर्टेंट थिंग, खाली नाम याद रखने हैं आपको। तो स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा सबको पता है, हाँ बोलिए मेरे साथ में, स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा, पहला स्टेट कौन सा होता है, सॉलिड, ठीक है। दूसरा स्टेट कौन सा होता है बेटा, लिक्विड। तीसरा स्टेट कौन सा होता है बेटा, गैस। चौथा स्टेट होता है प्लाज्मा और 5वां और लास्ट स्टेट होता है बेटा बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम प्यार से कहते हैं बेटा BAC। आपकी पूरी साइंस इन तीनों स्टेट के ऊपर चलती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर। हायर स्टडीज में आप ये प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत सीखोगे बेटा, ठीक है। यहां पे इन लिक्विड और गैसेस को कहा जाता है बेटा फ्लूइड्स, राइट, बिकॉज दे कैन फ्लो। लिक्विड भी फ्लो होता है, गैसेस भी फ्लो होता है, तो लिक्विड और गैसेस को हम कहते हैं फ्लूइड कहते हैं, राइट। ओके बेटा, एंड प्लाज्मा को आप सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हो आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होता है बेटा, प्लाज्मा होता है आयोनाइज्ड गैस, ठीक है। अब मैं आपको ये सब बताऊं कि भाई सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं, तो आप कहोगे कि सर ये तो सब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था।
और मैं कहूंगा एग्जैक्टली आपने पढ़ा था, और ऐसी चीजें अभी 11th स्टैंडर्ड में किसी एग्जाम में आने वाली नहीं है। ओके बच्चा, चलिए तो मैटर के 5 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है, चलिए अब मैटर का देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैटर को आप ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हो बेटा प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में। जो बच्चे कोविड टाइम पे अच्छे से पढ़े हैं उन्होंने ये टेबल भी 9th स्टैंडर्ड में साइंस में चैप्टर नंबर 2 में देखा होगा, मैटर अराउंड अस में, याद आया? ओके, तो मैटर बेटा मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस वापस 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या है बेटा? सो एलिमेंट होता है सिंपली ग्रुप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। जब सारे एक ही तरह के एटम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं, विच इज एलिमेंट। बोलो कितने एलिमेंट नोन है बेटा आज तक? 118। उसमें से नेचुरल कितने बेटा? 92। तो मैं थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में लिख देता हूं बच्चा। चलिए, प्योर सब्सटेंस में सबसे पहला क्या है बेटा? एलिमेंट, राइट। चलिए, एलिमेंट बेटा ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। चलिए, एलिमेंट बेटा सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड एलिमेंट आपको बहुत सारे पता होंगे बेटा, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, सल्फर, कार्बन, बहुत सारे आप लिख सकते हो। एलिमेंट्स लिक्विड हो सकते हैं बेटा, लिक्विड में 2 ही एलिमेंट है, एक होता है मर्क्यूरी जो मेटालिक लिक्विड है, दूसरा है ब्रोमीन जो नॉन मेटालिक लिक्विड है। तो ये 2 ही एलिमेंट लिक्विड होता है, एक मर्क्यूरी Hg जो मेटालिक लिक्विड है और एक ब्रोमीन बेटा जो नॉन मेटालिक लिक्विड है, ये आप खास ध्यान रखना, ठीक है। एंड देन वी हैव अ गैसियस विच इज इक्वल टू लाइक ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, राइट। टोटल 11 एलिमेंट है जो गैस के फॉर्म में होते हैं, राइट। तो टोटल हमारे पास 11 एलिमेंट है गैस के फॉर्म में। ओके बेटा, चलिए वन मोर थिंग। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट द एलिमेंट्स, टोटल कितने एलिमेंट नोन है बेटा अभी तक? 118 एलिमेंट्स अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, उसमें से 92 नेचुरल है और बाकी के सारे सिंथेटिक है जिनको लैब में बनाया जाता है, ठीक है बेटा। तो इतना डेटा एलिमेंट के लिए इनफ है। चलिए, अब प्योर सब्सटेंस में बच्चा एक और आया था विच वॉज कंपाउंड, राइट। कंपाउंड बेटा, कंपाउंड क्या होता है बच्चा? तो बेटा जब एलिमेंट, सुनना ध्यान से, कंपाउंड क्या होता है? जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में केमिकली जुड़ जाते हैं, जब एलिमेंट एक दूसरे के साथ फिक्स प्रपोर्शन या फिक्स रेशियो में केमिकली जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। एलिमेंट एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में केमिकली जुड़ता है तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, राइट। तो कंपाउंड इज व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन फिक्स रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इन फिक्स रेशियो कंपाउंड इज फॉर्म, राइट। चले बेटा, अब जो कंपाउंड बनता है ना बच्चा, कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाती है, राइट। सो कंपाउंड हैज कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कंपाउंड हैज कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Okay, let me prove it. So बेटा, if you talk about the water H2O, ठीक है, तो पानी में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर फायर। इसके बिना आग तो लगती ही नहीं है ना। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हो गए, क्या बना? वाटर। वाटर क्या है बेटा? फायर एक्सटिंग्विशर। लो, मतलब वाटर की प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो गई।
वाटर में ना हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है। तो जब भी एलिमेंट्स केमिकली जुड़ते हैं उनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाती है और उसको कहते हैं कंपाउंड, राइट। और प्रपोर्शन कैसा होता है, हमेशा फिक्स होता है। मतलब दो हाइड्रोजन जब एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे तो ही उसको वाटर कहा जाता है, अदरवाइज वाटर होता नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चा? ओके ये सारे नोट्स मैं आपको चैप्टर के बाद एंड में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में देने वाला हूं, एंड आई विश कि आप वो नोट्स डाउनलोड करो और आपको बहुत काम में आने वाला है आने वाले 2 साल में इसको रिवाइज करने में। ओके बेटा चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा पीछे आते हैं। तो हमने प्योर सब्सटेंस में देखा बेटा एलिमेंट, एक ही टाइप के एटम और 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है। ये दोनों प्योर सब्सटेंस में आते हैं। नाउ कम्स मिक्सचर, राइट। तो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। आपने जिनको मिक्स किया है वो केमिकली जुड़ते नहीं है, वो सिर्फ फिजिकली कंबाइन होते हैं, राइट। तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। आप सिंपली एग्जांपल ले लो बेटा, नींबू शरबत। नींबू शरबत में आप क्या क्या डालते हो, आप डालते हो उसके अंदर शुगर, आप डालते हो उसमें सॉल्ट, आप डालते हो उसके अंदर नींबू और पानी, राइट। और सबको मिक्स करते हो, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब उसमें आपको नींबू का भी टेस्ट आता है, शुगर का भी टेस्ट आता है और सॉल्ट का भी टेस्ट आता है। मतलब सबने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखा है। मतलब मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी है वो सारे कंपाउंड या कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी का खाली टोटल होता है, उसमें प्रॉपर्टी बदलता नहीं है। चलो बेटा मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अगर सब कुछ जो जो आपने मिक्स किया अगर सब कुछ अच्छे से मिल गया है, यूनिफॉर्मली मिल गया है, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जिनको आपने मिक्स किया है अगर वो सब कुछ अच्छे से नहीं मिला है, मतलब किसी किसी जगह पे एक कंपोनेंट ज्यादा है, कहीं कहीं पे दूसरा कंपोनेंट ज्यादा है, जैसे कि आपने खाने में नमक डाला एंड पॉसिबल है कि वो नमक एक जगह पे ज्यादा रह गया हो, तो जब आप खाओगे तो वो नमक वाला पार्ट आ सकता है आपके मुंह में, तो पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा, राइट। तो दैट वी कॉल द सॉल्ट एज मिक्स नॉन यूनिफॉर्मली। तो वो मिक्सचर कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया, राइट। चलो बेटा फटाफट मिक्सचर के बारे में लिख देते हैं, है ना। सो मिक्सचर, ठीक है बेटा, मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, combination of pure substances in any ratio, combination of pure substances in any ratio, that's simply called mixture. Okay chaliye, then 2 types of mixture. First is homogeneous, right। क्या होता है homogeneous में बेटा, it has a uniform composition throughout, मतलब सब कुछ अच्छे से मिल जाता है। सो इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, राइट। एग्जाम्पल में आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूं, एयर ले सकते हो आप, सारे गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। या कोई भी एलॉय ले लो बेटा, जब मेटल्स को आपस में मिक्स किया जाता है तो सब कुछ यूनिफॉर्मली मिलना कंपलसरी है, नहीं तो एलॉय बराबर नहीं बन पाएगा, राइट। ओके देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समझ आ रहा है ना बेटा सबको। हेट्रोजीनियस में क्या होगा बेटा, जैसे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कहीं कहीं पे कुछ कंपोनेंट ज्यादा रह जाएगा, कहीं कहीं पे दूसरा कंपोनेंट ज्यादा रह जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, नेचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल ले सकते हो बेटा आप, सॉइल हो गया यार, फिर या एग्जांपल ऑफ हो गया आपका लाइक यू कैन से आयरन पाउडर प्लस वुड पाउडर, अगर आप मिक्स करो, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया सिंपली आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। एलिमेंट एक ही तरह के सारे एटम, कंपाउंड एक से ज्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में केमिकली जुड़े तो कंपाउंड, और एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस किसी भी रेशियो में जुड़े तो मिक्सचर। अगर यूनिफॉर्म मिक्स हुआ है तो होमोजेनियस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म मिक्स हुआ है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई बात समझ में बेटा आपको। ओके मैं कंपाउंड के 1-2 एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए। एग्जांपल ऑफ कंपाउंड हो गया बेटा आपका NaCl, जो आप सॉल्ट खाते हो, शुगर खाते हो, वाटर,
राइट, देन सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे, देयर आर n नंबर ऑफ कंपाउंड्स, राइट, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स आई हैव मेंशन। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब इसके बीच में ना एक बहुत ही बेकार सा टॉपिक आ रहा है, राइट, जो आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया होगा, यूनिट सिस्टम, राइट, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एमकेएसए, ऐसा यूनिट सिस्टम। फिर यूनिट सिस्टम में प्रेफिक्सेस का टेबल, राइट, आपको पता होगा बेटा, डेका, हेक्टो, डेका आता है, हेक्टो आता है, राइट, फिर किलो आता है, मेगा, गीगा, वो टेबल भी मैंने आपको फिजिक्स में करवाया है फर्स्ट चैप्टर में, और आपका फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर हो ही गया होगा, तो उसमें आप वो टॉपिक सीख चुके हो। तो यहां पे हम वो टॉपिक कवर नहीं करेंगे। साथ में सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक, राइट, उसका मैंने पूरा लेक्चर बना के रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, राइट, तो आप वो टॉपिक वहां से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वापस यहां पे आई डोंट थिंक के केमिस्ट्री में वो टॉपिक कवर कराना इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी हम जाएंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉस के ऊपर, राइट। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में मेनली आपको 5 लॉस याद रखने हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये लॉ आपको दिया था लेवोइजर ने। बहुत ही सिंपल है बेटा। लेवोइजर कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन ना, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब क्या है ये केमिकल रिएक्शन और क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन? सो बेटा केमिकल रिएक्शन में सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तब टोटल मास कभी चेंज होता नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में आपने जितना टोटल मास लिया होगा, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी वही आपको टोटल मास मिलता है। इसे कहते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है तो फिर आइंस्टाइन आता है पिक्चर में, आपका बहुत फेमस फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर। मतलब जब न्यूक्लियस पिक्चर में आता है तो जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो आपका 12th के फिजिक्स का पार्ट है, राइट। चलो बेटा यहां पे आओ। सो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, there is no net change in mass during the process. That means matter can neither be created nor be destroyed, right? एक सिंपल एग्जांपल बेटा, सपोज यहां पे कुछ दो एलिमेंट, दो चीजें हैं A और B, जुड़ के बना रहा है CND। सपोज ये आपने लिया था 10 ग्राम, ये आपने लिया था 12 ग्राम, राइट। अगर ये आपको मिल रहा है 7 ग्राम, तो ऑब्वियसली बेटा ये क्या होगा? तो यहां पे 10 और 12 मिला के टोटल मास कितना था? 22 ग्राम था। तो इधर भी 22 ग्राम होना चाहिए। ये 7 ही ग्राम है, तो बचा कितना? 15 ग्राम बचा कि नहीं? यहां पे टोटल 22 ग्राम है रिएक्शन के पहले, तो रिएक्शन के बाद भी 22 ग्राम होना चाहिए। तो अगर ये 7 ग्राम है तो ये कितना होगा बच्चा? ऑब्वियसली सबको पता ये हो जाएगा 15 ग्राम। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा, मैं आपको थोड़ा हिंट बता देता हूं। फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन व्हाट हैपन? मास into c square is directly converted to energy। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास का चेंज होता है, वो चेंज किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व होता नहीं है। फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज नॉट कंजर्व्ड। फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज नॉट कंजर्व्ड। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व होता नहीं है, वहां पे मास इनफेक्ट एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है बेटा। चलो सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है बेटा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। अब भी हमने आगे देखा कि जब कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट हमेशा फिक्स रेशियो में ही जुड़ते हैं। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दिया था किसने बेटा? ये जोसेफ प्रोस्ट, राइट। और स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जुड़ने वाले एलिमेंट्स का मास प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होता है। चेक आउट क्या लिखा है, देखो बेटा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, अ गिवन कंपाउंड always contains same elements combined together in the same proportion by mass।
राइट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, कंपाउंड का सोर्स क्या है डजंट मैटर, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हमेशा फिक्स मास के रेशियो से ही जुड़ते हैं। जैसे कि मैं अगर सिंपल से एग्जांपल ले लो बेटा आपके लिए, वाटर। सो बेटा वाटर में 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, हमेशा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। अब ये पानी आप टैप वाटर ले लो, या पानी आप रेन वाटर ले लो, या पानी आप डिस्टिल वाटर ले लो, हर एक पानी में फॉर्मूला H2O होता है, और हर एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ता है, सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, विच इज 2/16, दैट इज 1/8। ये 1/8 का मास रेशियो कभी बदलता नहीं है, पानी आप कहीं से भी लेके आ सकते हो, समझे। तो पहला बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, न्यूक्लियर में नहीं। एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड में रहे हुए एलिमेंट्स का मास का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, राइट। इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइंड बाय फिक्स रेशियो ऑफ देयर मास, ठीक है। चल बेटा नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा ये प्रपोज किया था डाल्टन ने, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल। सो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के 2 अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, एक होता है वाटर, एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक है आपका वाटर और दूसरा को कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आप यहां पे ध्यान से देखो बेटा, 2 हाइड्रोजन है मतलब आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन एक है मतलब वी हैव 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सेम है, जहां भी 2 हाइड्रोजन है मतलब वी हैव 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एंड 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मतलब कितना हो जाएगा बेटा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा डाल्टन ने ऐसा देखा कि जब 2 एलिमेंट आपस में जुड़ के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के वाटर भी बना, H2O2 भी बना, तो जब 2 एलिमेंट जुड़ के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ दूसरे एलिमेंट का जो मास कंबाइन होता है, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइंड होता है उसका मास हमेशा सिंपल रेशियो में होता है। तो यहां पे 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने वाले ऑक्सीजन का मास है 16 एंड 32। तो बेटा इसका सिंपल रेशियो क्या हो गया, इसका सिंपल रेशियो हो गया 1/2, 16/32 इज 1/2, राइट। तो ये क्या है बेटा, दिस इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िए बच्चा। इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स मोर देन 1 कंपाउंड, then the masses of the one element, masses of one element मतलब oxygen, that combined with fixed mass of other element, fixed mass of other element मतलब हमने क्या कर दिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया, and masses of one element, कौन सा एलिमेंट है ये ऑक्सीजन। अब रिलेट करो, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन combined with 2 ग्राम of hydrogen are in the ratio of the small whole numbers, this must be in the ratio of simple whole number। तो बेटा जब 2 एलिमेंट जुड़ेंगे, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो एक एलिमेंट का जो मास दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर के रेशियो में होता है, जो यहां पे आपको दिख रहा है 1/2। एक और एग्जांपल बेटा आपके लिए, सिंपल सा एग्जांपल बनाऊंगा मैं। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो जो कंपाउंड बनते हैं उसमें एक होता है N2O, एक होता है NO, ऐसे बहुत सारे बनते हैं अलग अलग, N2O, then we have NO, then we have N2O3 and then we have NO2। चलो इन सब में बेटा आप नाइट्रोजन का मास देखो, ऑक्सीजन का मास देखो, ठीक है। ओके, सो बेटा कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको याद होगा 14 होता है, सो 2 नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 28 ग्राम, एक नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 ग्राम, 2 नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 28 ग्राम, एक नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 ग्राम, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम,
3 ऑक्सीजन का मास होता है 48 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम, राइट। अब लॉ के अकॉर्डिंगली हमें दोनों में से एक का मास फिक्स करना पड़ेगा। लेट्स से हमने मास फिक्स कर दिया नाइट्रोजन का, इसका मास फिक्स कर दिया हमने, नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया, एंड लेट्स से वी आर फिक्सिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन 28। तो मैं 28 अगर यहाँ पे फिक्स करूँ बेटा, ध्यान से देखना, तो ये तो ऑलरेडी 28 है, ये 14 है, मैं इसको डबल कर देता हूँ। अगर बेटा मैं इसको डबल करके 28 करूँ तो ये ऑक्सीजन भी डबल करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 32। ये भी 28 है, फिक्स है, ये 14 है, मुझे 28 फिक्स करना है, राइट। तो अगर मैं इसको 28 करता हूँ डबल, तो ये भी करना पड़ेगा डबल, 64। तो अब देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया 28। लेट्स सी ऑक्सीजन का मास सिंपल रेशियो में आ रहा है, आ जाएगा, देखो वी हैव 16, 32, 48 एंड 64, दिस आर ऑल मल्टीपल ऑफ 16। तो देख लो ऑक्सीजन का मास क्या रेशियो में आ गया बेटा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 एंड 16 4 जा 64। देखो आ रही है बात समझ में आपको बच्चा? ये क्रॉस क्यों जा रहा है मेरा लिखा हुआ, 1 2 3 एंड 4, ओके। तो यहां पे क्या है बेटा, अगर मैं एक स्टेटमेंट लगाऊं यहां पे आपके लिए, तो मेरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा लगेगा कि मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इन रेशियो ऑफ, क्या रेशियो है, 1/2/3/4। तो ये हो गया बेटा आपका लॉ ऑफ कंबाइनिंग मासेस। आया समझ में? दो एलिमेंट जुड़ेंगे, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जितना दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा उसका मास हमेशा रेशियो में होता है, सिंपल होल नंबर में। यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा वो 1/2 के रेशियो में है। यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा उसका रेशियो है 1:3:4। आई बात समझ में? ओके चलिए बेटा, देखो मेरा ना बहुत डिटेल में पढ़ाने का काम होता है, ठीक है। आपको क्या लगता है, मैं चाहूँ तो ये लेक्चर को क्या वन शॉट में खत्म नहीं कर सकता हूँ 1 घंटे में? 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन हर सब कुछ याद होता है इस स्टेज के ऊपर। तो मैं चाहूँ तो अभी इसको वन शॉट में खत्म कर दूँ बाकी यूट्यूबर की तरह, बट वो वन शॉट देख के आपको लगेगा तो सही कि मुझे सब कुछ आ गया है, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना फिर आपको कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए वन शॉट में मैं तभी बिलीव करता हूँ जब पहले एक बार पूरा चैप्टर डिटेल में करा दो, उसके बाद काइंड ऑफ रिवीजन के लिए आप वन शॉट कर सकते हो, बट डायरेक्ट वन शॉट देख के आपको कुछ आने वाला नहीं है, ध्यान रखना है बात मेरी। नेक्स्ट चलो, नाउ गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, नाम में ही लिखा है गैल्यूसेक लॉ, किसके लिए अप्लाई करना है, गैसेस के लिए। तो ये लॉ सिंपली कहता है कि जब गैसेस आपस में कंबाइन होके गैस बनाता है, गैसेस आपस में कंबाइन होके जब गैस बनाता है तो गैस का जो वॉल्यूम कंबाइन होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर में होता है। व्हाट एग्जांपल लेते हैं, चलो नाइट्रोजन गैस कंबाइंड होता है हाइड्रोजन गैस के साथ और बना के देता है अमोनिया गैस। इसको बैलेंस करो, ये हो गया बैलेंस, राइट। मतलब यू टेक 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन combine with 3 liter of hydrogen and that will always give you 2 liter of ammonia। मतलब ये गैसेस का जो वॉल्यूम है लीटर है वो क्या कैसा दिखा आपको, होल नंबर में दिखा कि नहीं? तो जब भी गैसेस आपस में जुड़ के गैस बनाते हैं तो उनका जो वॉल्यूम जुड़ेगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर में ही होता है। एक और एग्जांपल आप ले लो बेटा अगर आपको लेना है तो, जैसे कि SO2 गैस प्लस O2 गैस, इससे आपको मिलता है SO3 गैस, इसको कर दो बैलेंस, ये हो गया बैलेंस। क्या दिखा बेटा, SO2 चाहिए आपको 2 लीटर, सामने ऑक्सीजन चाहिए आपको 1 लीटर, तो SO3 कितना बनेगा 2 लीटर। देखो सिंपल होल नंबर आया वॉल्यूम का, राइट। तो कुछ स्टेटमेंट पढ़ो, व्हेन गैसेस कंबाइन और दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ये वर्ड आना चाहिए बेटा, ठीक है। जब गैसेस आपस में जुड़ेंगे तो उनके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा कैसा रहता है, सिंपल रहता है, फ्रैक्शन में नहीं आता, उनका वॉल्यूम का रेशियो हमेशा होल नंबर रहता है। बट एक कंडीशन है यहाँ पे
कंडीशन ये है कि ऑल द गैसेस शुड बी एट अ सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, राइट। तो जब भी गैसेस आपस में जुड़ेंगे या जब गैसेस प्रोड्यूस होंगे तो गैसेस का जो वॉल्यूम जुड़ेगा या गैसेस का जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो हमेशा सिंपल रहता है। इसका रेशियो, गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सिंपल रहता है, ऐसा याद रखो। जब गैसेस आपस में जुड़ेंगे तो गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सिंपल रहता है, बट सारे गैसेस सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए। ओके, तो गैसेस का वॉल्यूम हमेशा सिंपल रेशियो में जुड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट, एवोगैड्रोस लॉ। बेटा एवोगैड्रोस लॉ भी गैस के लिए है और ये कहता है कि अगर गैसेस का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और वॉल्यूम सेम है तो हर एक गैसेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। अगर गैसेस का टेम्परेचर सेम है, गैसेस का प्रेशर सेम है और गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है तो हर एक गैसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे कि सपोज आपके पास कुछ बलून्स हैं इस तरह से। सपोज इस बलून में आपने भरा है हाइड्रोजन गैस, इसमें आपने भरा है हीलियम गैस और इसमें आपने भर के रखा है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। सपोज यहाँ पे गैस का टेम्परेचर है T, सब में सेम है, और सब में गैस का प्रेशर भी है P, सब में गैस का प्रेशर भी सेम दिखा रहा है, और तीनों गैसेस, तीनों बलून का वॉल्यूम भी अगर सेम है, राइट। तो यहाँ पे जितने हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे जितने हीलियम के पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे जितने ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि तीनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, तीनों गैसेस का प्रेशर सेम है, तीनों गैसेस का टेम्परेचर भी सेम है। तो हर एक गैसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल भी कैसे होते हैं बेटा, सेम होते हैं। सी दिस, इक्वल वॉल्यूम्स, क्या इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर and pressure should contain equal number of molecules, right। तो अगर गैसेस का टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम तो हर एक गैसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैसे होते हैं बच्चे, सेम ही होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। ओके, चलो आज यहाँ पे बाहर इतना सुहाना मौसम है ना, सुबह से बिजलियां कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, सुबह से बारिश हो रही है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वो कहते हैं ना, सारे अंधों में कान्हा राजा, ऐसा है। सो डाल्टन का नाम याद आते ही आपको याद आता है कि डाल्टन ने ऐसा कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल, है ना। डाल्टन ने कहा था कि एटम का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो उसी के बेस डाल्टन ने अपना एटॉमिक थियरी दिया था। फटाफट पॉइंट्स देखते हैं। सो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, राइट। देन ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स आपस में आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, राइट, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एंड डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स कब बनेंगे, तो कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। ये हमने आगे भी देखा, ये डाल्टन ने भी कहा था। एंड केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में होगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम सिर्फ रीअरेंज होंगे, कोई नया एटम प्रोड्यूस नहीं होता या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, राइट, सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। सो डाल्टन ने कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। एक एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल जो दूसरे एलिमेंट से अलग होंगे। एटम्स जब फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है, राइट। और चौथा पॉइंट भूल गया मैं, हाँ, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन होता है, एटम्स डेवलप या डिस्ट्रॉय होते नहीं है। चलो डाल्टन को सक्सेस कहाँ मिला, तो डाल्टन थियरी क्या एक्सप्लेन कर सकती है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, बट वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बेटा आपको लगता है कि सर ये सब चीजें तो बहुत सिंपल है, बट बेटा नीट एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। तो एनसीईआरटी का तो हर एक कोना, हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
सो डाल्टन कौन सा लॉ नहीं समझा सकता है? गैसियस वॉल्यूम वाला लॉ नहीं समझा सकता है, जो आपने अभी देखा ना कि गैसेस जब जुड़ेंगे तो उनका वॉल्यूम हमेशा फिक्स सिंपल रेशियो में रहता है, राइट? गैसेस हमेशा सिंपल रेशियो के वॉल्यूम में जुड़ते हैं, तो वो डाल्टन नहीं समझा सकता है, राइट? इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग एटम्स, एटम कंबाइन क्यों होंगे ये भी डाल्टन बता सकता नहीं था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स वेरी सिंपल, विच इज एटॉमिक मास। सो नाम में लिखा है बेटा एटॉमिक मास क्या होता है, विच इज द मास ऑफ वन एटम। इसका यूनिट क्या है बेटा? तो इसका यूनिट होता है आइदर AMU और यू कैन टेक U। चलो 1 AMU क्या होता है बेटा? सो 1 AMU होता है अगर आपके पास कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम अगर आपके पास है, कार्बन एक एटम का अगर आपके पास मास है, उसके आप 12 टुकड़े कर दो, उसको डिवाइड बाय 12 कर दो, तो जो मास बनेगा वो 1 AMU होगा, राइट? मतलब कार्बन के एक एटम के आप 12 छोटे छोटे टुकड़े कर दो, कार्बन के एक एटम के 12 छोटे छोटे टुकड़े कर दो, जो मास बनेगा वो क्या होगा? 1 AMU होगा। और ये 1 AMU बेटा केजी में होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। दिस इज 1 AMU इन kg। मुझे डेटा थोड़ा वेरीफाई करना है, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपके लिए आपके डेटा में कुछ भी कुछ गलत आ जाए, राइट? जाना भाई 1 D1 ये रहा ना 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। वैसे मुझे डाउट था, पता तो था ही मुझे, राइट? बट क्या डाउट के साथ आगे नहीं बढ़ने का, है ना? चलो इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम में हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है बेटा, अब आपको ना कंपलसरी कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला है, बहुत मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आपको केमिस्ट्री में आने वाला है वो। मैं आपको उसका लिस्ट लिखा देता हूं, आपको कौन कौन से एटॉमिक मासेस कंपलसरी पता होने चाहिए, राइट? सो बेटा आपको पता होना चाहिए पहला हाइड्रोजन जो है 1U, राइट? उसके बाद आपको पता होना चाहिए हीलियम जो है 4U, जो काम के वही मैं आपको बताऊंगा। कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, सोडियम 23U, राइट? सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम 24U, एल्यूमिनियम विच इज इक्वल टू 27U। ठीक है बेटा, देन सिलिकॉन का काम नहीं है, फॉस्फोरस 31U, सल्फर 32U, क्लोरीन है बेटा 35.5U। देन आपको काम में आता है पोटाशियम, यस 39U। देन कैल्शियम आपको काम में आता है बच्चा 40U। फिर आपको कुछ कुछ मेटल्स जो आपको कंपलसरी याद रखने हैं, जिसमें एक आयरन है, आयरन आता है 56U। फिर कॉपर आपको पता होना चाहिए 63.5U, कॉपर, राइट? कॉपर है 63.5U। ऐसा कैसे लिस्ट ऐसे क्रॉस आ रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी की एकदम स्ट्रेट लिखूं, बट ठीक है यार, ह्यूमन हो ना, इंसान हो। ओके, फिर आपको पता होना चाहिए सिल्वर का मास जो कि होता है 108U। ठीक है बेटा, आई गेस अगर आपको इतने मासेस पता है ना, तो आपको केमिस्ट्री में जनरली कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि यही आपको बार बार देखने मिलेगा। एक जिंक भी आप लिख दो 65.4, जिंक के 65.4, राइट? एंड आई डोंट थिंक इसके सिवाय आपको कोई और एलिमेंट के एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी। तो इतना अगर आपने याद कर लिया ना, तो फिर आपके एटॉमिक मासेस का काम हो गया। अब आपको एक सवाल आना चाहिए बेटा कि क्लोरीन का एटॉमिक मास ऐसा 35.5 क्यों है, इधर भी 63.5 क्यों है, पॉइंट में कैसे आ सकता है? सो बेटा इसके पीछे का रीजन है आइसोटोप्स, है आइसोटोप्स, याद करो। सो बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं, राइट? मतलब ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो, उसे कहा जाता है आइसोटोप्स। इसके बारे में आगे चैप्टर नंबर 2 में आएगा, और आप शायद 9th में आपने ये वर्ड सुना होगा आइसोटोप्स, राइट? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। तो उस केस में आपको करना होता है बेटा एवरेज एटॉमिक मास। इसको आप क्वेश्चन से ही बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लेट मी टेक द क्वेश्चन फॉर दिस एवरेज एटॉमिक मास। सो दिस हैज टू बी टेकन यूज फॉर
एलिमेंट existing in more than one isotopes, existing in more than one isotopes। ठीक है, देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मान लेते हैं, इसके आगे एग्जांपल एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। सपोज आपको ऐसा दिया है बेटा कि एक एलिमेंट ए है, राइट, उसके 3 आइसोटोप्स हैं। ये क्रॉस क्यों जा रहा है यार? वी हैव एन एलिमेंट ए, राइट, और इसके कुछ आइसोटोप्स आपको दिए हुए हैं, उसके आइसोटोप्स आपको दिए हुआ, सबका परसेंटेज दिया है। जैसे कि उसका एक आइसोटोप है बेटा, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से एक है 20A, और टोटल जितना यूनिवर्स में इसका अमाउंट है उसमें से 20 है, सपोज है 30%, राइट। दूसरा इसका आइसोटोप है सपोज 25 है, इसका मास कितना है बेटा? 25 है ना? कितना मास है इसका? 25, एंड लेट्स से इसका यूनिवर्स में परसेंटेज है 40%। और तीसरा इसका आइसोटोप है जस्ट एग्जांपल 30 है, और उसका यूनिवर्स में परसेंटेज है 30%, राइट। मतलब ये जो एलिमेंट ए है उसके 3 अलग अलग आइसोटोप है, जिसमें से एक आइसोटोप का मास है 20, दूसरे आइसोटोप का मास है 25, और तीसरे आइसोटोप का मास है 30। ये तीनों एक ही अलग अलग आइसोटोप्स हैं, और सबका परसेंटेज दे दिया है कि भाई तो पूरी दुनिया में ए का जो 20 वाला आइसोटोप है वो 30% है, ए का 25 वाला आइसोटोप 40% है, और ए का 30 वाला आइसोटोप 30% है। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। सो लेट्स डू इट, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। इसका करेंगे एवरेज। सो बेटा हमें मिलता है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, देखो बहुत सिंपल है, इसका मास है 20 और वो कितना परसेंटेज है? 30, तो 20 को इंटू 30 कर दो, प्लस इसका मास है 25, उसका परसेंटेज है 40, इसको कर दो 25 इंटू 40, क्या कर देंगे इसको? 25 इंटू 40, प्लस इसका परसेंटेज है 30, सॉरी मास है 30, परसेंटेज भी है 30, तो इसको कर दो 30 इंटू 30। तो सिंपली क्या करना है बेटा? सिंपली आपको सारे एटॉमिक मासेस को अपने अपने परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, राइट। सारे एटॉमिक मासेस को अपने अपने परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया, और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज, जो हमेशा क्या होता है? 100 होता है। अब इसको करो सिंप्लीफाई। चलो ये हो गया आपका 600, ये हो जाएगा 1000, है ना, और ये हो जाएगा आपका 900, डिवाइड बाई वी हैव 100। ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है ना, ओके। अभी ऊपर ही लिखूंगा मैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 प्लस 6 25 2500 प्लस 100 दैट इज 3500। ना कितना हो जाएगा ये? हाँ 2500 होगा ना ये। सो इट इज 2500 डिवाइड बाई 100। सो ये 100 हो गया कैंसर, आपका आंसर आ गया 25U, राइट। तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है? 25U है। अब कभी कभी पॉसिबल है कि ये एवरेज एटॉमिक मास आपका पॉइंट में भी आंसर आए, जो क्लोरीन के लिए हो रहा है, जो आप एक्सरसाइज में देखने वाले हो, राइट। सिमिलर चीज वो कॉपर के साथ भी होगा, सिमिलर चीज ये जिंक के साथ भी होगा, क्योंकि वो सब फ्रैक्शन में है, पॉइंट में है एटॉमिक मास। तो जब भी आपको बेटा आइसोटोप दिया होगा तो आपको एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना होगा, और एवरेज फाइंड करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे? सारे एटॉमिक मासेस को अपने अपने परसेंटेज के साथ इंटू करके प्लस 25 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 30 प्लस, खत्म हो गया ना। अब डिवाइड बाई क्या कर दो? 100। ओके, तो इस तरह से आपको मिलता है बच्चा एवरेज एटॉमिक मास, है ना। आगे बढ़े बच्चा, समझ आ रहा है सबको? ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है देखते हैं इस चैप्टर का। अब बारी है बेटा मोलेक्युलर मास की। सो बहुत सिंपल ये भी टॉपिक। मोलेक्युलर मास का मतलब है बेटा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर मान लीजिए बेटा वाटर है, सो वाटर में क्या है? 2 बार हाइड्रोजन है और 1 बार ऑक्सीजन है। अब आपको पता है हाइड्रोजन का मास है 1U, ऑक्सीजन का मास है 16U, तो ये हो जाएगा आपका 18U। तो ये 18U क्या हो गया? पानी का मोलेक्युलर मास। देखो मोलेक्युलर मास एक मोलेक्यूल का है, ग्राम में नहीं आएगा, वो यू में आएगा। आगे आप सीखोगे मोलर मास, वो एक मोल का होता है जो ग्राम में आता है। ये मोलेक्युलर मास है, एक मोलेक्यूल का मास है जो हमेशा किसमें आता है?
किसमें आता है, यू में आता है। चलो जैसे कि अगर मुझे करना है NaOH, तो मैंने देखा यहाँ पे एक Na है, एक O है, एक H है। Na होता है 23, O होता है 16, H होता है 1, प्लस कर दो 40U, है ना। सिमिलरली अगर मैंने देखा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH ट्वाइस है, ठीक है, इसका मास क्या होगा, तो एक कैल्शियम है, ऑक्सीजन 2 बार है और हाइड्रोजन भी 2 बार है, बिकॉज ब्रैकेट है पूरा, अभी आपको इतना आना चाहिए, आप 11th में। कैल्शियम 40, 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1, 40 प्लस 32 प्लस 2, ये हो गया 74U, है ना। सिमिलरली बेटा अगर आपको फाइंड करना है सपोज H2SO4 का, सो 2 इंटू हाइड्रोजन, 1 इंटू सल्फर एंड 4 इंटू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, प्लस करो बेटा आएगा 98U। चलो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आपको बताना है उसके एटॉमिक मासेस, मोलेकुलर मासेस क्या होंगे, राइट। कुछ कंपाउंड आपके लिए मैं दे रहा हूं बेटा, उसका आपको आंसर देना है मुझे कमेंट में। NaCl का बता देना, फिर आप बता देना मुझे ग्लूकोज का, फिर आप मुझे बता देना सुक्रोज का, राइट। फिर आप मुझे बता देना बच्चा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, फिर आप मुझे बता देना वो वॉशिंग सोडा जो आपने 10th में किया था ना, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यहां क्या करेंगे बेटा, इसको प्लस करेंगे और ये वाटर का होता है 18, कितने वाटर मोलेक्यूल है 10, तो उसको जोड़ देंगे 10 इंटू 18, 180 आप इसमें प्लस कर देना, ठीक है। फिर आपने वो 10th में प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पढ़ा था ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका भी फाइंड करके देना कितना आ रहा है। एंड लास्ट में बेटा आप फाइंड कर लेना, एक खतरनाक दे रहा हूं आपको, K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, जिसे हम कहते हैं पोटाश एलम कहते हैं इसको, 12th में आता है ये। तो इतने मुझे मोलर मासेस आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या आ रहा है, नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्व करिए फटाफट, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला मास। तो आप जनरली जब आयोनिक कंपाउंड की बात करते हो ना बेटा, सो आयोनिक कंपाउंड में कभी भी से आई विल राइट हियर डिफाइंड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, राइट। सो बेटा आयोनिक कंपाउंड में हमेशा आयंस होते हैं, राइट, ओके। आपने जो आगे ये सारे मॉलिक्यूल्स लिखे ना, इसके अंदर क्या होता है, एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली बंध जाते हैं। बट आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, सिंपली आयंस होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं बेटा फॉर्मूला मास। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं फॉर्मूला मास का। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर एक कैल्शियम आयन है Ca+2 और इसमें 2 होंगे क्लोरीन आयन Cl-। अब कैल्शियम आयन का मास है 40 और क्लोरीन का मास है 35.5, तो ये हो गया 40 प्लस 71, दैट इज 111U। अब बोलोगे सर नया क्या है इसमें, मोलेकुलर मास भी तो ऐसे ही किया था ना, एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन। मैं आपको बताता हूँ इसमें नया क्या है। मैंने अभी आगे जो आपका एग्जाम्पल दिया ना पोटाश एलम, क्या था वो, इट वॉज ऐसे निकल गया, हाँ, K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, राइट। ये फॉर्मूला है आपका। इसका आप मोलर मास फाइंड करो बेटा। चलो मोलर नहीं, मोलेक्युलर सर, कंट्रोल, दिस इज द मोलेक्युलर मास, राइट। इसका आप मोलेक्युलर मास फाइंड करो बेटा, राइट। तो मोलेकुलर मास में 2 पोटाशियम, सल्फर कितना है देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 सल्फर। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है, 4 3 12 और 4 कितना हो, यहाँ पे 12 आपके पास, 12 और 4 16 ऑक्सीजन है हमारे पास 16 ऑक्सीजन है और 2 एल्यूमिनियम है, राइट। और उसके बाद हमारे पास 24 मोलेक्यूल वाटर के हैं। वाटर का मास होता है 18U। वाटर कितना होता है, 18 होता है, इसको आप अलग से ही रखना। चलो पोटाशियम होता है 39, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16, एल्यूमिनियम होता है 27 इंटू 24 इंटू 18। इसको आप सबको प्लस करोगे ना, आपका आंसर आएगा 948U। ये इसका मोलर मास है या मोलेक्युलर मास है, राइट। बट अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा,
तो इन सब में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। क्या कहा मैंने आपको? देखो क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं, Al2 SO4 3 और एक SO4 एक यहां पर है और 3 यहां पर है, मतलब SO4 4 बार है, 2 एल्यूमिनियम है और 24 H2O है। मतलब आप इन सब में से 2 कॉमन निकाल के क्या बना सकते हो, Al SO4 ट्वाइस हो जाएगा। ये वापस Al कहां से आया, इधर K2 है आगे, हाँ सॉरी इधर क्या है, K2 है, राइट। यहां पे क्या है आपका 2 आपने कॉमन निकाला, बच गया K, 2 कॉमन निकाला SO4 ट्वाइस बचा, 2 कॉमन निकाला Al बचा, 2 कॉमन निकाला 12 H2O बना, राइट। मतलब यहां पे आप ये पूरे आयोनिक कंपाउंड में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो इसका फॉर्मूला मास आ जाएगा हाफ ऑफ द मोलर मास विच इज इक्वल टू 948 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 474 U। ये होता है इसका फॉर्मूला मास, समझे? तो यहां पे क्या हो रहा है, जो आयोनिक कंपाउंड दिया है उसमें सारे आयन इवन नंबर में है, तो आप उन सब में से 2 कॉमन निकाल लो, तो बाकी जो बचा ना दैट्स योर फॉर्मूला मास। मतलब इस कंपाउंड में आयन का सिंपलेस्ट जुड़ने का फॉर्म क्या है, तो 1 पोटेशियम आयन, 2 सल्फेट आयन, 1 एल्यूमिनियम आयन और 12 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं सिंपलेस्ट वे में, और फिर जब वो डबल बना तो बना पोटाशियम। तो टोटल का जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास है, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जुड़ने का उसका जो मास है दैट इज डिवाइड बाय 2, दैट इज योर फॉर्मूला मास। तो ये फॉर्मूला मास सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है, आयोनिक कंपाउंड के लिए ही डिफाइन होता है। बच्चा लोग आ रही है बात समझ में आपको? ओके चलो अब बुक का पहले नंबर का एग्जांपल देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो कैलकुलेट मोलेक्युलर मास ऑफ C6H12O6। ले तुम तो बड़े होशियार हो। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 72 प्लस 12 प्लस 96, ओहो 180 U। यह है आपका आंसर। यूनिट खास लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा, इधर गलती से ग्राम लिख दिया, आंसर गलत। ये मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, 180 U आएगा, राइट। ओके समझ आई बात आपको? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट? तो बच्चा नेक्स्ट आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट। ओके कर लेना इस लेक्चर में, क्या करें खत्म कर लेना कि फिर इसके ऊपर अलग लेक्चर बनाना है? चले इसके ऊपर अलग लेक्चर बनाएंगे बेटा। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सीखा, हमने सीखा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, 4 लॉज हमने सीखे, राइट। और 4 लॉज सीखने के बाद हमने सीखा एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और किस तरह से उसको काउंट किया जाता है। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पे आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का आरंभ हो चुका है, राइट। आरंभ है प्रचंड दोल मस्तकों के झुंड, इससे आगे मुझे नहीं आता है। ओके एनीवे बच्चा लोग मिलेंगे वापस अगले क्लास में, जहां पे इस चैप्टर के लिए चालू करने वाले मोल कंसेप्ट। इस चैप्टर के अभी और 3 लेक्चर आने वाले हैं। एक मोल कंसेप्ट आएगा, एक आएगा स्टोक्योमेट्री के ऊपर, और लास्ट लेक्चर आएगा यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, और उसके बाद आएगा एक्सरसाइज। आई विल ट्राई कि मैं अगले 4 दिन के अंदर ये चैप्टर को पूरा निपटा दूं, और मैं निपटा दूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है बच्चा लोग, चले मिलते हैं वापस अगले क्लास में। टाटा बाय बाय सी यू। नोट्स डाउनलोड करना भूलना मत, पूरे साल नोट्स आपको काम में आने वाले हैं। बाय बाय।